नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे पवन की परिवहन और निक्षेपण क्रिया किस प्रकार से होती है, कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पवन का परिवहन कार्य। तो पवन का परिवहन कार्य अन्य कार्यों की तरह ही महत्वपूर्ण होता है। पवन की गति की दिशा निश्चित नहीं होती है, इसीलिए इसकी परिवहन दिशा भी निश्चित नहीं होती है। इसका परिवहन कार्य वेग तथा कणों की मात्रा, कणों के आकार, पत्थर के टुकड़ों के भार आदि पर निर्भर करता है। यदि पवन वेग अधिक है तो वह अपने साथ अधिक मात्रा में कणों का परिवहन करता है। इसके विपरीत यदि वेग मंद होता है तो परिवहन कार्य संपन्न नहीं होता है। पवन के परिवहन कार्य को संपन्न करने के लिए कणों का आकार छोटा होना आवश्यक होता है। पवन का परिवहन कार्य 3 रूपों में होता है। पहला, अत्यंत सूक्ष्म बालू के कण पवन के साथ अदृश्य रूप में उड़ते हुए प्रवाहित होते हैं। दूसरा, अधिक बड़े कण पवन के साथ लटकते हुए प्रवाहित होते हैं। तीसरा, अधिक भारी कण धरातल पर लुढ़क कर चलते हैं। पवन के परिवहन का व्यापक प्रभाव इसी तथ्य से स्पष्ट होता है कि प्रतिवर्ष 1,30,000 टन नमक के कण कच्छ की खाड़ी से थार मरुस्थल में एकत्रित हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं पवन का निक्षेपण कार्य। पवन का निक्षेपण कार्य उन क्षेत्रों में होता है जहां पवन की गति अत्यंत मंद हो जाती है, अर्थात बहुत धीमी हो जाती है। इनकी गति मंद होने पर परिवहन कार्य भी बंद हो जाता है। पवन की गति मंद पड़ने पर महीन एवं अति सूक्ष्म बहुत छोटे छोटे कण वायुमंडल में बहुत समय तक तैरते रहते हैं और शांत वातावरण में इनका निक्षेप प्रारंभ होता है। ये कण अलग अलग रंगों के होते हैं। कुछ कण लाल होते हैं, कुछ कण पीले होते हैं और कुछ श्वेत रंग के होते हैं। गोबी मरुस्थल के कण पीले तथा सहारा मरुस्थल के कण लाल होते हैं। इसी प्रकार अरब मरुस्थल के कण श्वेत रंग के पाए जाते हैं। वायु की गति अत्यंत मंद होने पर इनका जमाव प्रारंभ होता है। इनका जमाव 2 रूपों में होता है। पहला, बालू की चादर के रूप में और दूसरा बालू के टीले के रूप में। अब आगे हम जानेंगे पवन की निक्षेप क्रिया से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पवन की निक्षेप क्रिया से बना हुआ तरंगित मैदान। पवन के साथ अधिक मात्रा में बालू के कण गति करते हैं। वायुदाब की क्षीणता अथवा अवरोध की स्थिति में पवन की गति या वेग मंद पड़ जाता है। बालू के कण धीरे धीरे नीचे बैठने लगते हैं। काफी समय तक निक्षेप होने से तरंगित मैदान का निर्माण हो जाता है। इसका निर्माण कभी मरुस्थलीय क्षेत्रों में तो कभी इनसे दूर होता है। ये बालू के लहरदार मैदान दिखाई देते हैं। दूसरी स्थलाकृति है बालुका स्तूप। बालुका स्तूप पवन की महत्वपूर्ण मरुस्थलीय स्थलाकृति है। इसका आकार गोलाकार, नौचंद्राकार, अनुवृत्ताकार आदि अनेक प्रकार का होता है। बालुका स्तूपों का निर्माण केवल मरुस्थलीय भागों में ही नहीं होता,
बल्कि जहाँ पर इनके निर्माण की दशाएं पाई जाती हैं वहां पर होता है। शुष्क तथा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, सागर तटवर्ती भाग, झील के रेतीले टीले, बाढ़ के मैदान, बालुका पत्थर वाले मैदानी भागों आदि में बालुका स्तूपों का निर्माण होता है। बालुका स्तूपों के निर्माण की कुछ दशाएं बहुत आवश्यक होती हैं, जैसे बालुका स्तूपों के निर्माण के लिए रेत की विशाल राशि का होना आवश्यक होता है। दूसरा, बालुका स्तूप के निर्माण के लिए वायु वेग तीव्र होना आवश्यक है। तीसरा है, जब पवन का वेग अधिक रहता है और मार्ग में कोई अवरोध विद्यमान होता है, तब पवन वेग कम हो जाता है। उस अवरोध के सहारे बालू कणों का जमाव प्रारंभ हो जाता है। यदि अवरोध नहीं रहता है तो पवन प्रवाह निर्बाध गति से होता रहता है तथा बालुका स्तूपों का निर्माण नहीं हो पाता है। चौथा है, बालुका स्तूपों के निर्माण के लिए आदर्श स्थल की आवश्यकता होती है। यदि अवरोध के पास झील आदि होते हैं तो बालुका स्तूपों का निर्माण नहीं होता है। बालुका स्तूपों के निर्माण के साथ ही इनका पलायन भी होता है, क्योंकि बालुका स्तूपों में स्थायित्व नहीं होता है। पवन की दिशा में बालुका स्तूपों का खिसकाव लगातार चलता रहता है, तो इसे बालुका स्तूपों का खिसकना या पलायन कहा जाता है। बालुका स्तूपों का पलायन बहुत हानिकारक होता है। कभी कभी इनके मार्ग में गांव, वन, झील, खेत आदि पड़ जाते हैं तो ये उनके नीचे दब जाते हैं। वर्तमान समय में इसी प्रक्रिया से मरुस्थलों का विस्तार हो रहा है। भारत का थार मरुस्थल इसका प्रमुख उदाहरण है। भारत के थार मरुस्थल का उत्तर प्रदेश की ओर निरंतर विस्तार हो रहा है। आइए अब जानते हैं बालुका स्तूपों का वर्गीकरण। तो सामान्य रूप से बालुका स्तूपों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जाता है। आंतरिक बालुका स्तूप, तटवर्ती बालुका स्तूप, पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। चौथा है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। पांचवा है बरखान या बरकान। तो सबसे पहले हम जानते हैं आंतरिक बालुका स्तूप किसे कहते हैं। जब बालुका स्तूपों का जमाव रेगिस्तानी भागों में, तटवर्ती भागों में, झील के किनारे आदि स्थानों पर होता है तो उन्हें आंतरिक बालुका स्तूप कहा जाता है। जैसे रेगिस्तान के बालुका स्तूप, झील तटीय बालुका स्तूप और नदी तटीय बालुका स्तूप। दूसरा, तटवर्ती बालुका स्तूप। रेगिस्तानी प्रदेशों के निकट यदि समुद्र होता है और पवन बालू का निक्षेप समुद्र के किनारे करती है तो उन्हें तटीय बालुका स्तूप कहा जाता है। यहाँ पर आर्द्रता, वनस्पति तथा वर्षा के कारण इनमें स्थायित्व उत्पन्न हो जाता है। हॉलैंड तथा जर्मनी में इस प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। तीसरा है पवनानुवर्ती बालुका स्तूप। जिस दिशा में पवन का प्रवाह होता है उसी के समानांतर जब लंबे और विशाल आकार वाले बालुका स्तूपों का निर्माण होता है तो उन्हें पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप कहा जाता है। पवनानुवर्ती बालुका स्तूपों का निर्माण
उस विशाल रेगिस्तानी भाग में होता है जिसमें तीव्र पवन प्रवाह अपनी साथ बालू के कणों की विशाल राशि को उड़ाकर चलता है। अवरोध उत्पन्न होने पर स्तूपों के रूप में उनका निक्षेप कर देता है। अब अगला है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। मंद गति से प्रवाहित होने वाली पवनों के द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपनी दिशा के समकोण पर कभी कभी अवरोध के कारण जो निक्षेप किया जाता है तो उसे अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहा जाता है। अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों का निर्माण एक विशेष परिस्थिति में होता है। तीव्र वेग से प्रवाहित पवन को जब समकोण पर कोई वायु काटती हुई प्रवाहित होती है तब उसका वेग मंद पड़ जाता है। निक्षेप की क्रिया से बालुका स्तूपों का निर्माण होता है। इस प्रकार के बालुका स्तूप ऊंचे तथा लहरदार दोनों प्रकार के होते हैं। आइए अब जानते हैं बरखान या बरकान। प्रचलित पवनों द्वारा समकोण पर निर्मित चापाकार या नौचंद्राकार आकृति वाले बालुका स्तूपों को जिनका ढाल उत्तल और अवतल होता है उनको बरकान या बरखान कहा जाता है। जो भाग पवन प्रवाह की दिशा में होता है वह उत्तल ढाल और जो पवन विमुख भाग होते हैं वह अवतल ढाल वाले होते हैं। इनका निर्माण मरुस्थलीय भागों में थोड़ा सा भी व्यवधान उत्पन्न करने पर हो जाता है। इनकी निर्माण प्रक्रिया अत्यंत सरल होती है। ये क्षणिक अस्तित्व वाले होते हैं। पवन की दिशा में थोड़े परिवर्तन से इनका विनाश हो जाता है। लोएस्की मैदान पवन की निक्षेपण क्रिया के अंतर्गत बने लोएस्की मैदान मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए धूल व मिट्टी के महीन कणों के वृहद जमाव को लोएस कहा जाता है। ये कण इतने महीन होते हैं कि हवा इन्हें बहुत दूर तक उड़ा ले जाती है। लोएस के जमाव में अन्य अवसादी चट्टानों की भांति संस्तरों का पूर्णता अभाव होता है। लोएस नाम जर्मनी के अल्सेस प्रांत में स्थित लोएस ग्राम के नाम पर पड़ा है, जहां ऐसी सूक्ष्म मिट्टी का निक्षेप प्रचुर मात्रा में मिलता है। लोएस मिट्टियां बहुत उपजाऊ और कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। विश्व के अनेक भूभागों पर लोएस का विस्तार है। इसका सबसे प्रमुख क्षेत्र चीन है। चीन के लगभग 3 लाख वर्ग मील क्षेत्रफल पर इसका विस्तार पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जर्मनी, मध्य बेल्जियम, फ्रांस, यूएसए, अर्जेंटीना आदि देशों में भी लोएस के जमाव पाए जाते हैं। धन्यवाद।